हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट गाइडलाइन ऑफ बिजनेस एंड मैक्रो पॉलिसी। आपका ये सब्जेक्ट है 7th सेमेस्टर का और इसकी लेटेस्ट गाइडलाइन आ गई है। देखो, गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे ना तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि गाइडलाइन आपको बताती है कि क्या आपको छोड़ना है और क्या आपको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, यहाँ से ये फॉर्मेट हमें बता रखा है इसमें क्वेश्चन पेपर का कि किस तरीके से फॉर्मेट आएगा। टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 18 मार्क्स का आपका होगा। हर एक क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस भी आपको दी जाएगी। क्वेश्चन का जो डिजाइन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि पहले 2 पार्ट, फिर और में दूसरे 2 पार्ट, या तो आप ऊपर वाले 2 पार्ट कर लेंगे या फिर नीचे वाले 2 पार्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर मार्क्स एलोकेशन आपको दिखा रखा है। आपकी जो यूनिट 1 है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड मैक्रो पॉलिसी, वो आपकी 9 मार्क्स की आएगी। मतलब उसमें से 0.5 क्वेश्चन आएगा विद इंटरनल चॉइस। ठीक है। उसके बाद आपकी जो यूनिट 2 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका टोटल वेटेज जो है वो 27 मार्क्स का है। इकोनॉमी ना शॉर्ट रन, और इसमें से 1.5 क्वेश्चन आएगा विद इंटरनल चॉइस। उसके बाद आपकी जो यूनिट 3 है, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी, ये 18 मार्क्स की आएगी। एक क्वेश्चन आएगा इसमें से इंटरनल चॉइस के साथ। देन यूनिट 4 का पार्ट ए, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी 18 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन आएगा इंटरनल चॉइस के साथ। यूनिट 4 पार्ट बी, ओपन एंड लार्ज, स्मॉल एंड लार्ज ओपन इकोनॉमी, ये भी 18 मार्क्स का है और इसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा विद इंटरनल चॉइस। तो टोटल आपका एक्सटर्नल मार्क्स जो होगा वो 90 मार्क्स का होगा। 5 क्वेश्चन आएंगे विद इंटरनल चॉइस। देन यहाँ पे ये रिलेटेड गाइडलाइन दे रखी है कि कौन सी यूनिट में से कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। बिल्कुल डिटेल में आपको सब यहाँ पे दिया हुआ है गाइडलाइन में। देखो, जैसे आपका ये यूनिट 1 है, इसके अंदर पार्ट 1 दे रखा है बिजनेस एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी कौन कौन सी हैं। उसके बाद बिजनेस पॉलिसी का मीनिंग और कॉन्सेप्ट पढ़ना है। फिर बिजनेस और मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी का रिलेशन क्या है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। देन मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल के अंदर आपको टारगेट वेरिएबल पढ़ने हैं। टारगेट वेरिएबल के अंदर भी क्या पढ़ना है वो भी बता रखा है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ग्लोबलाइजेशन। देन इंटरमीडिएट वेरिएबल में आपको पढ़ना है मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, वेज रेट, फिजिकल डेफिसिट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट। देन इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल के अंदर 2 तरीके से इसको डिवाइड किया है। स्टेबलाइजेशन पॉलिसी, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी एंड स्ट्रक्चरल पॉलिसी। स्ट्रक्चरल पॉलिसी के अंदर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, कॉम्पिटिशन पॉलिसी। देन नेक्स्ट है आपका सर्कुलर फ्लो इन अ 3 सेक्टर मॉडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। इसमें आपको हाउस होल्ड, फॉर्म एंड गवर्नमेंट, ये जो 3 सेक्टर का मॉडल सर्कुलर फ्लो है वो पढ़ना है। फ्लो ऑफ इनकम, आउटपुट, एक्सपेंडिचर शोइंग अ इंटरडिपेंडेंस इन अ इकोनॉमी, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। देन यूनिट 1 में ही जो पार्ट 2 है वो डिवाइड कर रखा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी एंड एक्सपेक्ट। इसके अंदर आपको सब्जेक्ट मैटर पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, मतलब ग्रोथ एंड जीडीपी, बिजनेस साइकिल, आउटपुट गैप, फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। ठीक है। इसी के साथ आपकी यूनिट 1 तो कंप्लीट हो गई। फिर आपको दिया है यूनिट 2, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो इसका पार्ट है उसमें किनीशियन अप्रोच टू एग्रीगेट डिमांड आपको पढ़ना है, और उसके अंदर डिटेल में भी क्या क्या पढ़ना है सब कुछ लिखा हुआ है। मीनिंग टू एग्रीगेट डिमांड, फंक्शन ऑफ एग्रीगेटेड डिमांड, कंजम्पशन इन 2 और 3 4 सेक्टर। देन उसमें भी आपका कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, नेट एक्सपोर्ट, ये सारे आपको पढ़ने हैं। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड 2 और 3 सेक्टर इकोनॉमी में। देन एग्रीगेट डिमांड एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट, एडीएएस अप्रोच पढ़ना है 2 और 3 सेक्टर का, और एसआई अप्रोच पढ़ना है 2 और 3 सेक्टर का। देन आपको ये मल्टीप्लायर एनालिसिस भी करने हैं। 2 सेक्टर इकोनॉमी में मल्टीप्लायर आपको देखना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और जब आप 3 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर देखना है, टैक्स मल्टीप्लायर पढ़ना है, ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर पढ़ना है। ठीक है। और इसी वाले पार्ट में से आपके सिंपल न्यूमेरिकल भी आएंगे मल्टीप्लायर पे, ये आपको करके जाना है। ठीक है। इसके बाद इसी यूनिट का जो पार्ट 2 है उसमें दे रखा है कि आपको ISLM फ्रेमवर्क पढ़ना है। उसमें पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ना है इसका, गुड मार्केट एंड द इन्वेस्टमेंट सेविंग, IS कर्व को डिटेल में पढ़ना है, मनी मार्केट एंड लिक्विडिटी कर्व, LM कर्व को इंट्रोडक्शन पढ़ना है।
फिर आईएस और एलएम दोनों का इक्विलिब्रियम पढ़ना है, मतलब गुड और मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम। एल्जेब्रिक एनालिसिस भी करना है ऑफ द आईएस एलएम मॉडल का, एल्जेब्रिक इक्वेशन ऑफ आईएस एलएम इक्विलिब्रियम। देखो आपको ना इसकी इक्वेशन भी आएगी, मतलब इसका जो पूरा इक्वेशन है वो भी आपको पढ़ के जाना है। और इसके अलावा सिंपल न्यूमेरिकल जो है आईएस एलएम फ्रेमवर्क पे वो भी आपको करने हैं। देन फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर, डेरिवेशन जो है एग्रीगेट डिमांड की फ्रॉम आईएसएलएम मॉडल, ये आपको डेरिवेशन भी करके जानी है। पॉलिसी एनालाइज ऑफ एग्रीगेट डिमांड, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। अब इसी यूनिट का देखो, आपकी सेकेंड यूनिट ना 27 मार्क्स की है तो काफ़ी बड़ी है। अब इसी यूनिट का पार्ट थर्ड भी है, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, इनका मीनिंग ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन कौन सी होती है वो आपको पढ़नी है। इंस्ट्रूमेंट टू मॉनेटरी पॉलिसी, इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, और इसके अंदर ये जो लिक्विडिटी ट्रैप है ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। फिजिकल पॉलिसी कौन कौन सी होती है वो पढ़ना है। इफेक्ट क्या होगा चेंज करने का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, क्राउडिंग इफेक्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ढंग से पढ़ना है। इफेक्टिवनेस ऑफ फिजिकल पॉलिसी एंड रोल ऑफ क्राउडिंग आउट, इसमें किनीशियन रेंज भी आपको पढ़नी है, फुल्ली इनइफेक्टिव, नो क्राउडिंग इफेक्ट, इंटरमीडिएटरी रेंज और क्लासिकल रेंज, तीनों आपको कवर करनी है। मतलब जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है ना वो प्रॉपर गाइडलाइन में डिटेल में दे रखा है, इसके बाहर आपको कुछ नहीं जाना, ठीक है। देन इसी यूनिट का पार्ट 4 है एग्रीगेट डिमांड सप्लाई एनालिसिस, जहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई देखना है, मीनिंग और डायग्राम के साथ। फिर इक्विलिब्रियम देखना है, आउटपुट ऑफ प्राइस शिफ्ट कैसे होता है, एडीएस कर्व ड्यू टू चेंज इन नॉमिनल मनी सप्लाई या ऑयल प्राइसिंग शॉक की वजह से। पॉलिसी इम्प्लीकेशन, एग्रीगेट डिमांड पॉलिसी अंडर अल्टरनेटिव सप्लाई अजम्पशन, किनीशियन केसेस में और क्लासिकल केसेस में, दोनों केसेस पढ़ने हैं। अब इसी का ना यूनिट 5 है, यूनिट 5 में क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एक्सपेक्ट, यहाँ पे आपको टैक्स पॉलिसी एंड एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ये देखनी है। इफेक्ट ऑफ कटिंग टैक्स रेट ऑन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, इंपॉर्टेंस क्या है क्राउडिंग आउट का, मॉनेटरी अकोमोडेशन ऑफ फिजिकल एक्सपेंशन किस तरीके से होता है वो सब। फिर आपका आ जाता है यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड इज डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी, इसके अंदर आपको मीनिंग ऑफ मनी पढ़ना है, फंक्शन क्या होता है मनी के, प्राइमरी सेकेंडरी कंटीजेंट, क्लासिफिकेशन कैसे मनी को क्लासिफाई कैसे करा जाता है, अकोमोडेटिव मनी, रिप्रेजेंटेटिव, टेंडर, ऑप्शनल, मेटालिक, पेपर, क्रेडिट, इंपॉर्टेंस क्या है मनी का कॉन्टेम्प्रेरी इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर। और इसके अंदर भी आपको पढ़ना है रोल ऑफ मनी इन कंजम्पशन प्रोडक्शन ट्रेड एंड डिजिटल मनी एंड ग्लोबल कैपिटल फ्लो। देखो अगर आप देखो ना तो ये पूरा बहुत ही नॉर्मल और इजी थ्योरेटिकल पार्ट है, आप एक बार इसे थ्योरीज की निकाल लोगे आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा, ठीक है। देन इसका जो पार्ट सेकेंड है डिमांड फॉर मनी, मीनिंग, मोटिव फॉर होल्डिंग, ट्रांजेक्शन, प्रिकॉशनरी, स्पेकुलेटिव, ये भी एक तरीके से थ्योरेटिकली इतना ज़्यादा इसमें कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं है, ठीक है। फिर रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर मनी एंड इंटरेस्ट रेट, अब यहाँ से आता है आपका जो मेन, जिसमें ग्राफ हैं अच्छे खासे और बाकी डिटेल वाली चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से याद करने वाली चीज़ें हैं, दैट इज लिक्विडिटी ट्रैप, ये सब। ग्रिशम लॉ, मीनिंग एंड एप्लीकेशन अगेन इंपॉर्टेंट। सप्लाई ऑफ मनी, अब फिर से ये सप्लाई ऑफ मनी का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है कि मीनिंग, कंपोनेंट, मीजर क्या होते हैं, ये तो आपने 12th में भी पढ़ा होगा, वेरी इजी। देन आ जाता है मनी सप्लायर, डिटर्मिनेंट ऑफ मनी सप्लायर, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड हाई पावर्ड मनी, देखो यहाँ पे ना कहीं पे नहीं लिखा कि इससे न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। तो इस वाले पार्ट से न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, जहाँ गाइडलाइन में न्यूमेरिकल लिखा है सिर्फ उसी से न्यूमेरिकल आएंगे, फालतू में न्यूमेरिकल प्रिपेयर मत करते रहना। देन इसका जो थर्ड पार्ट है क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। फिस्कल ट्रांजेक्शन अप्रोच, टॉबिन पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच, बूमल टॉबिन ट्रांजेक्शन अप्रोच, इसमें से कोई एक तो आना ही है पक्का पेपर में, ठीक है। देन इसका पार्ट 4 भी है, रोल ऑफ बैंक इन अ मॉनेटरी सिस्टम, क्रेडिट क्रिएशन, मीनिंग एंड रोल, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इन सिंगल इकोनॉमी, जहाँ पे 100% बैंकिंग रिजर्व सिस्टम हो और जहाँ पे कुछ फ्रिक्शनल सिस्टम भी हो, ठीक है। फिर इंस्ट्रूमेंट क्या है मॉनेटरी सप्लाई के, वो आपको पूरे यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद इसका जो 5th पार्ट है उसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में आपको पढ़ना है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इंडियन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये अगेन काफ़ी थ्योरेटिकल पार्ट हो गया एंड इट्स ए ईजी वन पार्ट, इतना कोई मतलब हार्ड नहीं आएगा, ठीक है। देन आपकी नेक्स्ट यूनिट आ जाती है यूनिट 4 पार्ट ए, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें आपको मीनिंग एंड इफेक्ट पढ़ना है इन्फ्लेशन का, फिस्कल इक्वेशन, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, सोशल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ये अगेन आपका बिल्कुल थ्योरेटिकल नहीं है, आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इक्वेशंस हैं, ग्राफ है, वो सब ध्यान से प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन आता है अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मीनिंग, कॉसेज, पॉलिसी मीजर टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। फिर वेट एंड फिक्शन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, कौन सी पॉलिसी से हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, अनऑकन्स लॉ,
अगेन इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद फिलिप्स कर्व एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व। फिलिप्स कर्व क्या होता है, उसका शॉर्ट रन में ट्रेड ऑफ बताओ। पॉलिसी डिलेमा क्या होता है, रिलेशनशिप क्या है वेज एंड एम्प्लॉयमेंट की। डेरिवेशन एग्रीगेट सप्लाई की। मॉडर्न फिलिप्स कर्व, शॉर्ट रन मॉडर्न, इसका सिर्फ शॉर्ट रन करना है, शॉर्ट रन मॉडर्न कर्व एंड स्टेगफ्लेशन, ठीक है। देन इसका पार्ट 4 में है मैक्रो इकोनॉमिक एक्सपेक्ट, मतलब रिसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, हाइपर इन्फ्लेशन। स्ट्रैटेजी क्या है कंट्रोल करने की इन्फ्लेशन को, तो 2 स्ट्रैटेजी आपको प्रिपेयर करनी है, ग्रेजुअलिज्म और कोल्टर की। देन यूनिट 4 का आता है आपका पार्ट बी। इसमें स्मॉल एंड लार्ज ओपन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। तो आपको सबसे पहले तो यही देखना है कि स्मॉल इकोनॉमी क्या होती है, वो ओपन इकोनॉमी क्या होती है और क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, फीचर, पॉलिसी डिफरेंस। फिर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल ऑफ इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, नेट एक्सपोर्ट और ट्रेड बैलेंस के बारे में पढ़ना है। देन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। स्मॉल ओपन इकोनॉमी के अंदर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कैसे डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, इनके मीनिंग क्या है इसका। फिर ट्रेड सरप्लस कैसे आता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हेल्प से। देन इफेक्ट क्या है पॉलिसी का ऑन अ ट्रेड बैलेंस इन स्मॉल ओपन इकोनॉमी, मतलब फिजिकल पॉलिसी अगर होम में चेंज होती है तो उसका क्या इफेक्ट है, अगर फिजिकल पॉलिसी अब्रॉड चेंज होती है तो उसका क्या इफेक्ट है। इन्वेस्टमेंट कर्व में कैसे किस तरीके से शिफ्ट आएगा। फिर एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, 2 तरह के एक्सचेंज रेट के बारे में आपको पढ़ना है। फिर इफेक्ट क्या होगा नेट एक्सपोर्ट का, रियल एक्सचेंज रेट और नेट एक्सपोर्ट का क्या इफेक्ट होता है, रिलेशनशिप बिटवीन नेट रियल एक्सचेंज रेट नेट एक्सपोर्ट कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इक्विलिब्रियम। मतलब ये सारी चीज़ें ना बड़ी ग्राफ वाली इक्वेशंस वगैरह इसमें सब है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल थ्योरी याद करके चले जाओ, तो इसको बड़े अच्छे से करके जाना, बिकॉज ग्राफ कई बार आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन लार्ज ओपन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। इसके 2 मार्केट होते हैं, लोनेबल फंड मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इनको पढ़ना है। और फिर इन दोनों मार्केट की हेल्प से इक्विलिब्रियम आता है, उसको पढ़ना है। फिर ये मिंडल इफेक्ट आ जाता है, मिंडल फ्लेमिंग इफेक्ट, अगेन इंपॉर्टेंट। मिंडल फ्लेमिंग मॉडल के अंदर आपको शॉर्ट रन ऑफ स्मॉल ओपन इकोनॉमी, आईएस कर्व इन ओपन इकोनॉमी और एलएम कर्व पढ़ना है। फिर इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, देखो ये दोनों कर्व की हेल्प से ही आपका इक्विलिब्रियम आता है, तो पहले अगर आप ये दोनों कर्व पढ़ोगे तो फिर इक्विलिब्रियम तो ईजी पड़ जाएगा। देन इफेक्ट क्या है चेंज होने का फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी, मिंडल फ्लेमिंग मॉडल पे क्या फर्क पड़ेगा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का। शॉर्ट रन आईएसएलएम मॉडल ऑफ अ लार्ज ओपन इकोनॉमी, इफेक्ट क्या है पॉलिसी का इन लार्ज ओपन इकोनॉमी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फिजिकल पॉलिसी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी, यही दोनों का इफेक्ट आपको पढ़ना है। देन आ जाता है कंटेम्प्रेरी मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज, मतलब इस टाइम के मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज जो चल रहे हैं वो क्या क्या है, जैसे आईएनआर का किस तरीके से मेजर करेंसी जो है वो चल रही है। तो ये ना ट्रेंड, ये आपको मतलब बुक में, तो जो बुक आपकी इस टाइम पे फॉलो करी जा रही है मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस में, वहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं दे रखा और कई सारे टॉपिक्स हैं जो नहीं दे रखे हैं, ठीक है। तो अपने गाइडलाइन के हिसाब से पढ़ना, ये नहीं कि बुक में जो लिखा है वो सब पढ़ना है, काफ़ी सारी चीज़ें बुक में फालतू दे रखी है और काफ़ी सारी चीज़ें बुक में दे ही नहीं रखी हैं, तो हिसाब से पढ़ना, वरना ऐसा ना हो कि आप चीज़ें बहुत पढ़ के चले जाओ बट सिलेबस के अकॉर्डिंग ना पढ़ो। तो इन गाइडलाइन को अच्छे से देख के ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। इसी के साथ आपकी जो गाइडलाइन है वो खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर इस सब्जेक्ट की आपको इस पेपर की वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना और वीडियो को हाइप भी करो। थैंक यू, चैनल पर बने रहो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।